नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत का इतना बड़ा और मजबूत लोकतंत्र आखिर इसकी जड़ें कहाँ हैं? चलिए आज उस 200 साल लंबे कानूनी सफर पर चलते हैं जिसने गुलामी से आज़ादी तक हमारे संविधान की नींव रखी। सवाल बहुत सीधा है पर जवाब हैरान करने वाला। कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी के नियम कायदे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार बन गए? ये कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही जरूरी भी। तो कहानी शुरू होती है उस दौर से जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये तय किया कि भारत पर राज कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी की लगाम कसनी पड़ेगी। देखिए, प्रॉब्लम ये थी कि कंपनी अब सिर्फ व्यापारी नहीं रह गई थी, वो शासक बन बैठी थी। और जब ताकत बेहिसाब हो तो भ्रष्टाचार भी बेहिसाब होता है। हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे थे। तो इस पूरी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए पहला बड़ा कदम उठाया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक ऐतिहासिक कानून था क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के मामलों में सीधे दखल दिया। बंगाल के गवर्नर को प्रमोशन देकर गवर्नर जनरल बना दिया गया, मतलब वो अब बाकी गवर्नरों के भी बॉस थे। एक सेंट्रल पावर बना दी गई। असल में ये एक्ट कंपनी के लिए एक वार्निंग थी, इसीलिए इसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है। 1773 कंपनी की चोरी पकड़ी गई, मतलब अब ब्रिटिश पार्लियामेंट की नज़र उन पर थी। इसके ठीक बाद 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। इसने एक डबल कंट्रोल सिस्टम बना दिया। अब राजनीतिक मामलों को सरकार का बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा और व्यापारिक मामले कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स संभालेंगे। सीधी सीधी पावर को दो हिस्सों में बांट दिया गया। और पावर के इस बंटवारे को याद रखने का सबसे आसान तरीका, पिट ने किया स्प्लिट। अब तक सत्ता बटी हुई थी, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट ने सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। एक तरह से एक यूनिफाइड भारत पर शासन की ये पहली कोशिश थी। और हाँ, इसी एक्ट ने कंपनी का ट्रेडिंग पर एकाधिकार भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस एक्ट का सबसे बड़ा नतीजा था एक ऐसा पद जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता था। इसीलिए हमारी ट्रिक है 1833 इंडिया का जनरल बना। कंपनी का शासन चल रहा था, कानून बन रहे थे, लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा भूचाल आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। 1857 का विद्रोह। इस एक घटना ने कंपनी राज का अंत लिख दिया। अब कहानी एक नए मोड़ पर है। सत्ता सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन यानी राजशाही के पास जा रही है। ये दस्तावेज उसी ऐतिहासिक पावर ट्रांसफर का सबूत है। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने भारत पर शासन का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये बदलाव कितना बड़ा था इसे ऐसे समझते हैं। एक ट्रेडिंग कंपनी के हाथ से शासन निकलकर सीधे ब्रिटिश ताज के कंट्रोल में आ गया। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। इस एक्ट ने पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया। लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नाम का एक नया पावरफुल पद बनाया गया और भारत में गवर्नर जनरल को वाइसरॉय का टाइटल मिला, जो सीधे क्राउन का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव था। इस बदलाव को याद रखना बेहद आसान है। 1857 का विद्रोह और उसके ठीक अगले साल ये कानून। तो ट्रिक है, 1857 रिवॉल्ट के बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन आया साथ। शासन बदल चुका था, सत्ता बदल चुकी थी, और अब कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है, सिस्टम में भारतीयों का प्रवेश। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल था। 1861 के एक्ट के साथ पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। हाँ, उनकी पावर बहुत लिमिटेड थी, लेकिन ये एक शुरुआत थी। दरवाज़ा हल्का सा ही सही पर खुल गया था। और इस बेहद ज़रूरी कदम को याद रखने के लिए हमारी ट्रिक है 1861 लॉ में इंडियंस की एंट्री। लेकिन आगे का रास्ता सीधा नहीं था। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए और साथ में लाए सेपरेट इलेक्टोरेट का एक बहुत ही विवादित कॉन्सेप्ट। इसका मतलब था कि मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट दे सकते थे। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक क्लासिक उदाहरण था। अब हम अपने सफ़र के आखिरी पड़ाव पर हैं। ये वो दौर है जब ऐसे कानून बने जो सीधे सीधे भारत के आने वाले संविधान का ब्लूप्रिंट बने। 1919 के रिफॉर्म्स ने प्रांतों में डायर की यानी द्वैध शासन की एक कॉम्प्लेक्स व्यवस्था बनाई। इसमें जरूरी डिपार्टमेंट जैसे फाइनेंस अंग्रेजों के लिए रिजर्व थे और कम जरूरी जैसे शिक्षा
भारतीय मंत्रियों को ट्रांसफर कर दिए गए। मतलब असली पावर अभी भी अंग्रेजों के ही हाथ में थी। और अब सबसे जरूरी एक्ट की बात। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 75%। हमारे आज के संविधान का लगभग 75% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दस्तावेज कितना ज्यादा प्रभावशाली था। 1935 का ये एक्ट हमारे संविधान की रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए इसे याद रखने की ट्रिक है 1935 ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलाइव। तो इस 200 साल के कानूनी सफर ने भारत के लिए एक स्टेज तो तैयार कर दिया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव ढांचा खड़ा कर दिया। पर सवाल ये था कि इस स्टेज पर आज़ादी की लड़ाई को लीड कौन करेगा? ये कहानी का अगला अध्याय है और अपने इतिहास को समझना ही एक मजबूत भविष्य बनाने की पहली सीढ़ी होती है।